बिरसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया पन्ना कृषि कॉलेज भवन का भूमि पूजन। तोमर ने केंद्र व राज्य के साथ मिलकर कृषि क्षेत्र को निरंतर आगे बढ़ाने पर दिया जोर। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक बनकर प्रदेश का नाम रोशन करें कृषि विद्यार्थी। राजस्थान में इस बार एक वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा किसानों को दिया गया ब्याज मुक्त सहकारी फसली ऋण। 29 लाख से अधिक किसानों को वितरित किए गए 19,740 करोड़ रुपए। सरकार ने मुआवजे में भी की वृद्धि। मौसम विभाग का देश के पश्चिमोत्तर हिस्सों में अगले 4 दिनों में तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट का अनुमान। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ने से बदलेगा मौसम। फिलहाल गर्मी ढा रही है कहर। अब गर्म जलवायु वाले स्थानों पर भी की जा सकेगी सेब की खेती। रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की पहल पर अनुसंधान कार्य किया गया आरंभ। अनुसंधान के लिए सेब के 140 पौधों को लगाया गया है पायलट ट्रायल के रूप में। और अब समाचार विस्तार से। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय पन्ना के भवन का भूमि पूजन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आतिथ्य में हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोई भी गरीब व्यक्ति बगैर जमीन का नहीं रहेगा, सभी को पट्टे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बंगाली समाज की बहनों को तत्काल पट्टे देने के निर्देश कलेक्टर को देते हुए कहा कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र व राज्य सरकार मिलकर कृषि क्षेत्र को निरंतर आगे बढ़ा रही है, जिसका सत्परिणाम भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में कृषि के मामले में पंजाब व हरियाणा का नाम सबसे पहले आता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश को कृषि क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में देखा जा रहा है। वहीं जैविक व प्राकृतिक खेती में भी मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। किसानों को कृषि में निवेश के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराने के लिए कम ब्याज दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराया जाता है। किसानों को ये ऋण वर्ष में 2 बार रबी एवं खरीफ फसलों के लिए दिया जाता है। राजस्थान सरकार किसानों को ये ऋण सहकारी बैंक से बिना किसी ब्याज के उपलब्ध करा रही है। राज्य में इस बार पहली बार एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक ब्याज मुक्त सहकारी फसली ऋण वितरण का रिकॉर्ड बना है। राजस्थान के सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने जानकारी देते हुए बताया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 29.71 लाख किसानों को 19,740 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त सहकारी फसली ऋण वितरित किया गया। 3 लाख से अधिक नए किसानों को लोन दिया गया। सहकारिता मंत्री ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में खरीफ सीजन में 98,320 नए किसानों को 180 करोड़ रुपए का तथा रबी सीजन में 2,19,249 नए किसानों को 367 करोड़ रुपए का सहकारी फसली ऋण वितरित किया गया। इसी प्रकार कुल 3,17,569 नए सदस्य किसानों को 547 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया गया। सरकार ने मुआवजे में भी वृद्धि की है। उन्होंने बताया है कि वर्तमान सरकार के पूर्ववर्ती कार्यालय के दौरान वर्ष 2012-13 में किसानों को हित में ब्याज मुक्त सहकारी फसली ऋण प्रारंभ किया गया था। और देश में अभी तक सेब फल की खेती ठंडे स्थानों पर ही की जा सकती थी, परंतु अब वैज्ञानिकों के द्वारा सेब की ऐसी किस्में विकसित की गई हैं जिसकी खेती गर्म जलवायु वाले स्थानों पर भी की जा सकती है। अभी हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय BAU
कांके रांची के बायोडायवर्सिटी पार्क एवं उद्यान विभाग में गर्म जलवायु में उपयुक्त सेब पर अनुसंधान कार्य आरंभ किया गया है। दोनों स्थानों पर अनुसंधान के लिए सेब के 4 प्रभेदों के कुल 140 पौधों को पायलट ट्रायल के रूप में लगाया गया है। एक वैज्ञानिक डेटाबेस भी तैयार किया जा रहा है। ट्रायल में अभी तक उत्साहजनक नतीजे प्राप्त हुए हैं। विश्वविद्यालय के बायोडायवर्सिटी पार्क एवं उद्यान विभाग ने फार्म में सेब की एना, स्कारलेट स्पर और जेरोमीन एवं हरमन 99 किस्मों का परीक्षण किया जा रहा है। किसानों की मांग और उत्सुकता को देखते हुए क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियांकी पलामू के फार्म में भी इसी वर्ष फरवरी 2023 में सेब के 4 प्रभेदों पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। इस केंद्र में 4 प्रभेदों एन्ना, हरमन 99, गोल्डन डेसोर्ट एवं माइकल को लगाया गया है। पौधों के अवलोकन के बाद पाया गया है कि मात्र 14 महीनों में ही पौधों पर फूल और फल लगने लगे, जो काफी उत्साहवर्धक है। आने वाले दिनों में वैज्ञानिकों द्वारा शोध अध्ययन के सार्थक एवं सकारात्मक परिणामों का आकलन किया जाएगा और 5 वर्षों के बाद ही पौधे बढ़िया फल देने योग्य हो जाएंगे। और अब आने वाले दिनों में इन 4 प्रभेदों में लगे फल का रूप, आकार, रंग, स्वाद एवं गुणवत्ता पर वैज्ञानिकों द्वारा शोध अध्ययन किया जाएगा। इन मापदंडों पर खरा उतरने और प्रति पौधा अच्छा उत्पादन एवं लाभ और राज्य की कृषि पारिस्थितिकी के अनुकूल होने पर निश्चित रूप से ये वरदान साबित होगा। वहीं पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। दिल्ली में तो पारा 46 डिग्री को पार कर गया है और लू के थपेड़ों ने दिन भर लोगों को बेहाल कर रखा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि ताजा पश्चिमी विक्षोभ के चलते पारा थोड़ा नीचे आएगा और जिससे गर्म हवाओं से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सोमवार को दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर हिस्से भीषण लू की चपेट में रहे। दिल्ली में पारा 46 डिग्री के पार चला गया। बरसती आग ने लोगों का सड़कों पर निकलना मुहाल कर दिया। लगातार चढ़ रहे पारे के सामने गर्मी से निपटने के तमाम उपाय बेअसर नजर आए। चंडीगढ़, अमृतसर, बनारस समेत दिल्ली का मौसम आग उगलता रहा। जहां स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो गया, तो वहीं पर्यटक भी प्रचंड गर्मी से बेहाल नजर आए। हम अरुणाचल से आए हैं, घूमने आए थे दिल्ली, लेकिन यहाँ आके पता चला इतनी गर्मी है। अभी हम आए थे टैक्सी से, टैक्सी से एसी का भी एसी तो चल रहा है, फिर भी गर्मी इतना ज़्यादा है। हम तो आए, फिर यहाँ इतना डिहाइड्रेशन का भी बहुत शायद प्रॉब्लम होगा, शायद बच्चों को भी डिहाइड्रेशन इतना सारा है। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी गर्मी है, कैप वगैरह और ये व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक का तो उपाय नहीं है, ब्लैक पहनेंगे तो इतना गर्मी होगा, इसलिए व्हाइट। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि ताजा पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ दिनों में पारा थोड़ा नीचे आ जाएगा। उत्तर भारत में 4-5 दिन तक 4 से 6 डिग्री तक तापमान में गिरावट आ सकती है। साथ ही कुछ जगह पर बारिश के भी आसार हैं। दिल्ली, साउथ हरियाणा, साउथ यूपी, नॉर्थ एमपी, झारखंड, बिहार और बंगाल में कल से हम क्योंकि एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उम्मीद कर रहे हैं, जिसके चलते टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगेगा। और हम अगले 4-5 दिन से, कल से लेकर अगले 4-5 दिन में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरा नॉर्थ इंडिया में। तो हीट वेव का स्थिति हमारा उम्मीद है कि घट के खत्म हो जाएगा। 24th, 25th के आसपास हमारा उम्मीद है स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स के साथ थंडरस्टॉर्म्स होगा। तापमान थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा जरूरी ना हो तो सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। अभी गर्मी का मौसम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है और ड्राइनेस बहुत है। तो ऐसे में मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा लोगों को कि पीक गर्मी के टाइम पे, जैसे दोपहर 11 बजे से लेके 4 बजे तक जो है वो अवॉइड करें और जो काम आपका जो है मॉर्निंग में हो सकता है या फिर इवनिंग में हो सकता है उसको हिसाब से टाइम एडजस्ट करें। दक्षिण हरियाणा, दक्षिण यूपी, दिल्ली के कुछ हिस्से, उत्तर पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और दक्षिण बंगाल में तापमान में गिरावट के बावजूद लू की स्थिति बनी रह सकती है। इसलिए जहां तक संभव हो गर्मी से खुद को बचा कर रखें। विशेषकर छोटे बच्चे और बुजुर्ग बेवजह दिन में बाहर निकलने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने आज भारत की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। किसी समय देश के दूरस्थ गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं होने से इन गांव का विकास नहीं हो पाता था, लेकिन आज 12 सड़कों ने न केवल इन ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद की है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर हर तरह की सुविधाएं भी इन गांव तक पहुंच रही हैं। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले से देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बालाघाट की बात करें तो आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिख रही है। कभी नक्सल समस्या से प्रभावित इस जिले में आज तेजी से विकास हो रहा है और नक्सलियों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। यहाँ के ग्रामीणों की माने तो जहाँ पहले पक्की सड़कें न होने से इन्हें हर मौसम में समस्याओं का सामना करना पड़ता था, तो वहीं आज 12 ग्राम सड़कों के निर्माण से अब इनके गांव तक हर सुविधा पहुंच रही है। अच्छी सड़कें और पुलों के निर्माण से इन ग्रामीणों को काफी सहूलत हुई है। पहले थोड़ा खराब था रोड, आना जाना चालू नहीं थे, रोड में आना जाते नहीं थे लोग, और कीचड़ की वजह से नहीं जाते थे, कहीं गाड़ी फंसते थे, कहीं इसकी वजह से नहीं जाते थे। अभी आना जाना चालू है रोड पे, अच्छा जा रहे हैं लोग, आ रहे हैं। बालाघाट जाने के लिए नहीं तो अपन पहले किरनापुर की तरफ से नहीं जाते थे, मौदा से जाते थे अपन नदी पार करके, और अभी क्या है अपन यहाँ से जाते हैं और सभी लोग जाते हैं इधर से। अब पहले तो 4 मिनट घूम के जाना पड़ता था, पाला से मुर्री और फिर बालाघाट ऐसा जाना पड़ता था। अभी कच्ची पक्की हो गई है, तब सीधा डायरेक्ट यहीं से निकल जाते हैं। गांव में गाड़ी उड़ी आना जाना, बारिश में बहुत सारी तकलीफें, यहाँ तक कि चलना भी हमको बहुत दिक्कत होती थी, बाइक चलाने में या फिर आने जाने में। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तहत हमारे गांव में थोड़ा सुधार आया है। अभी जो रोड है एकदम सही साट बन गया, क्लियर है भैया, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे जो काम चला है बहुत ही मजबूती से और अच्छा काम हुआ है यहाँ पे। जिला कलेक्टर की माने तो नक्सल प्रभावित जिला होने से जहां एक और सरकार द्वारा नई ग्राम सड़कों को स्वीकृति मिली है, तो वहीं पुरानी सड़कों की मरम्मत का काम भी तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हमको अभी RCPLW में बहुत सारी रोड्स मिली है। चूँकि बालाघाट एक नक्सल सेंसिटिव जिला है, हम लोग जो है फॉरेस्ट से कोऑर्डिनेट करके रोड्स और ब्रिजेस का काम फास्ट ट्रैक पे करा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में तो जिले में बहुत सारी रोड्स हैं जिनका रिपेयर और मेंटेनेंस एनुअली किया जाता है। अभी जो है RCPLW में हमको जो 27 रोड्स और ब्रिजेस 20 से ज़्यादा ब्रिजेस लगभग हमको मिले हैं, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। विकास का मार्ग अच्छी सड़कों से ही प्रशस्त होता है और निश्चित ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांव के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है। बालाघाट से झरनेंद्र बोर्डे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोमवार को धनिये के सौदों में मजबूती का रुख देखने को मिला। वहीं कुछ मंडियों में भाव में नरमी रही। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन धनिये की आवक सामान्य रही। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात के अमरेली मंडी में 20 मई को धनिये का भाव रहा 5,800 रूपए। 22 मई को इसके भाव में 140 रूपए की गिरावट आई और भाव 5,660 रूपए पर आ गया। जबकि राजकोट मंडी में धनिये के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 20 मई को धनिये का भाव रहा 6,050 रूपए। 22 मई को इसके सौदों में 50 रूपए का उछाल आया और भाव जा पहुँचा 6,100 रूपए पर। राजस्थान की कोटा मंडी में 20 मई को धनिये का भाव था 6,500 रूपए। 22 मई को इसके सौदे 300 रूपए की मजबूती के बाद 6,800 रूपए पर हुए। बात धनिये की उपज की करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 5% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल
कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो 22 मई को जम्बूसर मंडी में कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि जसदण और आदिलाबाद मंडी में कपास के भाव में नरमी देखने को मिली। साथ ही राजकोट मंडी में स्थिर भाव पर सौदे हुए। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में 20 मई को कपास का भाव था 6,700 रूपए। 22 मई को इसके भाव में 100 रूपए की तेजी आई और कपास का भाव 6,800 रूपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही जसदण मंडी में कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 20 मई को कपास का भाव रहा 7,250 रूपए। 22 मई को इसके सौदे 100 रूपए टूट कर 7,150 रूपए पर हुए, जबकि राजकोट मंडी में 20 मई को भाव रहा 7,250 रूपए। 22 मई को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7,250 रूपए पर टिका रहा। जबकि तेलंगाना की आदिलाबाद मंडी में 20 मई को कपास का भाव रहा 7,150 रूपए, जो कि 22 मई को 220 रूपए टूट कर 6,930 रूपए पर आ गया। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 25,20,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,37,23,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। और मंडी खबर के बाद बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। हरियाणा में धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर ले। किसान कपास की बुआई कर सकते हैं। गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ प्याज की खुदाई कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर की तुड़ाई कर ले। इसी तरह भिंडी की तुड़ाई करें। हरियाणा में लाल मिर्च की तुड़ाई का समय उपयुक्त है। वहीं बैंगन की तुड़ाई कर सकते हैं। किसान मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करते रहें। अभी आम के बागों में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। यहीं किसान लीची के बागों में भी सिंचाई करते रहें। इस समय हरियाणा में अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। उत्तर प्रदेश में मूंग के खेत में सिंचाई कर ले। साथ ही मक्के के खेत में हल्की सिंचाई करें। वहां उड़द के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार कर ले। उत्तर प्रदेश में हल्दी की रुपाई करें। यही भिंडी की तैयार फसलों की तुड़ाई कर ले। यहाँ के किसान पपीते की रुपाई करते रहें। इस समय अदरक की रुपाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ने की बुआई का समय उपयुक्त है। इसके साथ ही खीरे की तुड़ाई करें। वहीं करेले की तुड़ाई करते रहें। किसान लौकी की तुड़ाई कर सकते हैं। अभी टमाटर की तुड़ाई कर ले। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें।
इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा छिड़केंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया का दौरा। फोर्टेस्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्री के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में फोर्टेस्क्यू के साथ भारतीय कंपनियों की साझेदारी के अवसरों पर चर्चा की। ऑस्ट्रेलियन सुपर के सीईओ पॉल श्रोडर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत को दुनिया का शीर्ष निवेश गंतव्य बताते हुए पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियन सुपर को भारत की विकास गाथा में भागीदार बनाने के लिए आमंत्रित किया। जम्मू कश्मीर में G20 की तीसरी पर्यटन कार्य समूह की श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बैठक। 3 दिवसीय बैठक में हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल पर्यटन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा पर्यटन स्थानों जैसे प्राथमिकता के 5 क्षेत्रों पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए G20 बैठक को अहम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विदेशी निवेश भी किया जा रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत बेंगलुरु में व्यापार और निवेश कार्य समूह की दूसरी बैठक का आयोजन। 3 दिवसीय कार्यक्रम में G20 के सदस्य देशों, निमंत्रित देशों और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 75 प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रग्स की खेप गिराने के लिए घुसे पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया। सोमवार की रात पाकिस्तानी तस्करों की ओर से अमृतसर सेक्टर के गांव भेनी राजपूता में ड्रोन भेजकर हेरोइन तस्करी का प्रयास किया गया था। बीएसएफ के सतर्क जवानों ने इस ड्रोन को मार गिराया। भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मोरमुगांव ने समुद्र के तैरने वाले सुपरसोनिक लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। ये पहला प्रयास भारतीय नौसेना की फ्यूचर प्रूफ कॉम्बैट रेडीनेस और आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। भारी दिल्ली के पुटखुर्द इलाके में प्लास्टिक कचरे के गोदाम में देर रात आग लग गई। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। देश के सभी बैंकों में 2000 के नोटों को बदलवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोग इन नोटों को 30 सितंबर तक बैंक खातों में जमा करा सकते हैं या बदलवा सकते हैं। रोजाना 10 नोट बदले जा सकते हैं। दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सकों ने 3 महीने के बच्चे के दोनों किडनी में रुकावट को दूर करने के लिए सफलतापूर्वक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की है। करीब 2.25 घंटे चली सर्जरी के बाद बच्चे में तेजी से रिकवरी हुई है और उसे 3 दिनों के भीतर ही छुट्टी दे दी गई। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। मन की बात है जन जन की,
संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी